अच्छा, फिर हमने देखा कि इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंडियन एयरफोर्स कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर मोदी सरकार ने ये 2 बार करी है। ये हमने देखा बालाकोट में हुआ, ये हमने देखा अब सिंदूर में हुआ। हुआ क्या, दोनों बार में जो कमियाँ होती हैं लड़ाई की, इंडियन एयरफोर्स की, हर सर्विस की होती हैं, वो दुश्मन को पता चल गई। सबसे बड़ी कमी ये पता चली कि इंडियन एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लड़ाई में, उसमें कमज़ोर है। तब भी थी, 2019 में और सिंदूर में भी कमज़ोर पाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने एयर टू एयर ऑपरेशन, जो कि खास होता है मिशन किसी भी एयरफोर्स का, उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये भी ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन था। और वो सोच ये रही होगी कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अगर मिसाइल भेज रहे हैं और दाग रहे हैं, तो एयर टू एयर ऑपरेशन का मतलब हो गया कि हम मिलिट्री टू मिलिट्री फाइट करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो वो भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, इंडियन एयरफोर्स ने तो एयर टू एयर ऑपरेशन में शायद हिस्सा लिया ही नहीं। और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, उन्होंने दावा कर दिया, पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि हमने 7 फाइटर जेट इंडियन एयरक्राफ्ट के गिरा दिए हैं पहली रात को ही ऑपरेशन सिंदूर के। और उन्होंने कुछ दिनों के बाद 4 रफेल, जिसका उन्होंने दावा किया हमने गिराए, उन्होंने उसकी सबूत भी दे दिया। और फिर हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे, वो हर जगह जाके बोल रहे थे, 50 बार से ऊपर बोला कि मैंने सीज फायर कराया है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और 7 फाइटर जेट्स की बात करते रहे। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो यूनाइटेड नेशन में जाके बोल दिया कि हमारी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 7 जेट्स को मार गिराया है। पर इंडियन साइड से उसका कोई जवाब नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसको कि आर्मी चीफ ट्रेलर बोल रहे हैं, उसके कारण पाकिस्तान का दुनिया में कद जो था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जिसे हम कहते हैं उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आर्मी चीफ के उनको पहले बुलाया, उसके साथ लंच किया व्हाइट हाउस में, और पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक रोल दे दिया। मतलब स्ट्रेटेजिक रोल होता है अहम रोल, मिडल ईस्ट के अंदर उसको रोल दे दिया गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि अज़रबैजान जो है, अज़रबैजान, क्योंकि जो नतीजा देखा गया लड़ाई का, जो एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिखाया करके, उसके बेसिस के ऊपर अब अज़रबैजान जो है वो 40 JF-17 एयरक्राफ्ट फाइटर्स ब्लॉक 3, जो कि पाकिस्तान बना रहा है चीन की मदद से पाकिस्तान के अंदर, वो उससे अब खरीदेंगे। ये तय हुआ है। अगर वो खरीद रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो लोग हैं, वो उनको ट्रेनिंग में भी मदद करेंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, उनके वैसे भी अज़रबैजान से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। साथ-साथ देखिए क्या हो रहा है। एक नई चीज़ हो रही है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, सरकार कर रही है। वो ये है, एक मिडल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वो मिडल कॉरिडोर जो है वो कज़ाकिस्तान से शुरू होगा, फिर कैस्पियन सी जो है उसके उसको क्रॉस करते हुए अज़रबैजान आएगा, अज़रबैजान से टर्की जाएगा और टर्की से यूरोप जाएगा। ये एक मिडल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे कि ट्रेड और मिनरल्स जो है वो यहाँ से जाएँगे। और ये मेरी जो सोच है वो ये है, ये एक ख़ास काम जो है, वो दिया गया है जो अभी नए आ रहे हैं अमेरिका के राजदूत हिंदुस्तान में, सर्गियो गौर उनको। क्योंकि सर्गियो गौर को ज़िम्मेदारी है, एक तो वो एम्बेसडर होंगे हिंदुस्तान में अमेरिका के, साथ-साथ वो स्पेशल राजदूत होंगे साउथ एशिया के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के। तो ये उनका ख़ास काम होगा, देखना कि मिडल कॉरिडोर बने, और उसमें आप मान के चलिए ये तय है कि पाकिस्तान का रोल होगा। क्योंकि पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ भी रिश्ते हैं, उनके टर्की के साथ भी रिश्ते हैं, और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने JF-17 उनको अब वो बेच रहे हैं, तो उनकी फ़िज़िकल प्रेज़ेंस भी होगी। ये सब कुछ हो रहा है। साथ-साथ जो कज़ाकिस्तान है, उन्होंने इन प्रिंसिपल जो अब्राहम एकॉर्ड है, वो भी साइन कर दिया है, करने वाले हैं इज़राइल के साथ, मतलब शांति चाहते हैं। तो अब्राहम एकॉर्ड जो होता था सीमित मिडल ईस्ट तक, अब वो सेंट्रल एशिया तक भी चला गया है। सीमित था पहले ये सिर्फ़ अरब कंट्रीज़ तक। तो ये प्रोफ़ाइल बढ़ गई पाकिस्तान की। साथ-साथ क्या हुआ है कि इंडोनेशिया इंडोनेशिया खरीद रहा था रफ़ाल जेट। अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है, और अब वो बातचीत चल रही है, वो खरीदना चाहते हैं चाइनीज़ के 40 J-10C,
ये वही जहाज है जिसको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया था। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे आर्मी चीफ जिसको बोल रहे हैं ट्रेलर था, देखिए उससे क्या-क्या हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। उनका दूसरा पॉइंट है, जो वो उनसे पूछा गया कि आपने क्या सबक सीखा है? जो सबने सुना होगा, तो लेसन में उन्होंने ये बताया कि एक तो ये सीखा है कि जो डिसीजन मेकिंग है, मतलब जब आप फैसला लेते हैं, तो फैसला बहुत जल्दी-जल्दी लेना पड़ता है। इसलिए फैसला एक जगह नहीं लिया जा सकता और फिर वो आप नीचे सबको बताएँ वो फैसला। इसलिए फैसला हर लेवल पे लेना पड़ेगा, अगर आपको ऑपरेशन जल्दी करना है तो। ये बताया। अब देखिए दिक्कत कहाँ आई होगी, सोचने की बात है। अगर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं, तो ये बहुत सीधी-सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में फैसले जो थे, वो टॉप लेवल पे एक जगह लिए जा रहे थे। पॉलिटिकल लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट थी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की इन्वॉल्वमेंट थी, वो तो हम जानते ही हैं, ट्राई सर्विस ऑपरेशन के अंदर। और देखा जाए तो सीडीएस का कोई ऑपरेशन रोल है ही नहीं, वो सिर्फ एडवाइज़र होने चाहिए थे प्रधानमंत्री के। तो आर्मी चीफ जो ये कह रहे हैं, वो ये है कि अब हम चाहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग नीचे के लेवल पे भी हो। अब मैं ये बताना चाहूँगा आर्मी चीफ को, शायद उनके दिमाग से ये बात उतर गई है कि जो हमारी लड़ाई है, हिंदुस्तान की लड़ाई की जो सोच है, जो डॉक्ट्रिन है, वो ये है कि प्लान एक बनेगा, सब सर्विसेज़ प्लान बनाती हैं, हमें क्या करना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर लैंड की लड़ाई है, तो आर्मी और एयर फ़ोर्स उनकी अलग-अलग काबिलियत है। तो वो अपनी अलग काम करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। उसमें ऐसा, और डिसीजन मेकिंग जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो अपनी सर्विस में तय करते हैं कैसे करना है, और ये इसके लिए एसओपीज़ जिसे हम कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सब बने हुए हैं, सब जानते हैं। अब क्योंकि आप उल्टा काम करना चाहते हैं, इसलिए आपको ये डिसीजन मेकिंग की दिक्कत आ रही है। अगला पॉइंट इनका लेते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि हमने ये सबक सीखा है कि इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। इंटीग्रेशन आर्मी का, एयर फोर्स का, सीएपीएफ का। सीएपीएफ होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसमें क्या है, वो सीआरपीएफ आती है, बीएसएफ आती है। ये जितने भी ये पुलिस फोर्सेस हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर, ये सब उसमें आती हैं। स्पेस वो कहते हैं, साइबर, ये सब होना चाहिए। इन सबको इकट्ठा रखना है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि इन सबको इंटीग्रेट करके लड़ाई करनी है, और इसको वो बोलते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। अब मैं 2 बातें यहाँ बताना चाहूँगा आर्मी चीफ को। पहली बात, ये सीएपीएफ जो है, इसका कोई रोल नहीं है मल्टी डोमेन ऑपरेशन में, बिल्कुल। क्योंकि सीएपीएफ जो है, वो सिक्योरिटी उनका काम है, डिफेंस नहीं है। वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। जहाँ तक डिफेंस का ताल्लुक है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन डिफेंस का ऑपरेशन है। यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन एक लंबा तरीका है, एक लंबा प्रोसीजर है। मिसाल के तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, इन तीनों को नेटवर्क करना पड़ेगा, इनके कम्युनिकेशंस लाने पड़ेंगे जो सॉलिड कम्युनिकेशंस हो। वो आपको पहली चीज़ चाहिए। दूसरी आपको चाहिए कि जो डोमेन्स हैं, जैसे कि साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस, इसमें आप काबिलियत बढ़ाइए। काबिलियत 2 तरीके से बढ़ेगी। पहले जब आप काबिलियत बढ़ाएँगे, उसको हम बोलते हैं फ़ोर्स मल्टीप्लायर। उसका मतलब ये होता है कि जैसे 3 आर्मी, एयर फ़ोर्स, नेवी है, वो उनकी अलग-अलग मदद कर रही है। उनके इज़ाफ़ा कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है उनकी ऑपरेशन की क्षमता को। दूसरा लेवल होता है कि जब ज़्यादा ये काबिलियत आ जाती है, तो ये आप अपने अलग ही एक डोमेन बन जाती हैं लड़ाई करने की। तब ये हालत होती है कि आपके पास 4 तो हो जाती हैं फिज़िकल डोमेन, जो कि लैंड, एयर, सी, नेवी और स्पेस हो गई, और 2 हो जाती हैं वर्चुअल, जो है कि साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करते हैं। आप उनको फिर नेटवर्क करिए इन 6 को। उसको मल्टी डोमेन ऑपरेशन बोलते हैं। तो जो आज आर्मी चीफ बोल रहे हैं इंटीग्रेशन की, ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन लंबा काम है। इसके लिए आपको शांति चाहिए, और इसके बाद आप बात करिएगा थिएटराइज़ेशन की, कि क्या थिएटराइज़ेशन की ज़रूरत है, उसकी क्या शेप होगी, तो ये प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट देखिए आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो थी ट्रेलर, ये तो 88 घंटे चला। अब हम जानते नहीं है कि जब अगला ऑपरेशन सिंदूर 2 हो, तो वो 4 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, 4 महीने चलेगा कि 4 साल चलेगा। वो कह रहे हैं हम जानते नहीं हैं। इसमें बिल्कुल साफ बात है कितने दिन चलेगा। इसमें क्या जानना है आपको, और ये सिंदूर से साफ तो सामने आ चुका है।
जो लड़ाई सिंदूर 2 होगी, वो एक फुल स्केल वॉर होगी, जिसकी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है और इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ। वो 7 या दिन में खत्म हो जाएगी, वो डिसाइसिव वॉर होगी, उसमें फैसला होगा और वो एक बहुत इंटेंस वॉर होगी। इसका मतलब है उसमें जो असला है, वो बहुत तेज़ी से इस्तेमाल होगा। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का हमने सिंदूर में देखा, हिंदुस्तान की फ़ौज के ऊपर तीनों एरिया में वो थोड़े बेहतर दिखे। उसका कारण है। कारण उसका ये है, जहाँ तक स्पेस का ताल्लुक है, स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेस का देखिए, एक तो होता है सर्विलेंस, उससे ज़्यादा क्या होता है, जब आप मिसाइल फायरिंग करते हैं तो स्पेस मदद करती है एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल में। इस समय 2 सिस्टम हैं जो इसमें कामयाब होंगे। एक तो है जीपीएस अमेरिका का और दूसरा है बेदू चाइना का। बेदू जो है वो ज़्यादा एडवांस्ड है जीपीएस से, ये सभी जानते हैं। और बेदू जो है वो डायरेक्ट मदद कर रहा है पाकिस्तान मिलिट्री की, उनके वहाँ ग्राउंड स्टेशन लगे हुए हैं। जब मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादा एडवांस है मिसाइल के ताल्लुक में के उसमें उसका मतलब ये होता है, उसमें एक एटॉमिक क्लॉक होती है। उसकी एटॉमिक क्लॉक जो है वो एग्जैक्ट टाइमिंग देती है, क्या कहाँ कब आपको कैसे मिसाइल, उसकी डिटेल्स है, उनकी ज़्यादा बेहतर है। ये सब जानते हैं बेदू की जीपीएस से। अच्छा, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो जीपीएस के ऊपर है मिसाइल फायर करने की। अब मान लीजिए जैसे ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज़ थे इंडिया से, अगर मान लीजिए वो बंद कर देते जीपीएस, तो हम क्या करते? कहने का मतलब ये है, हमारा अभी जो सिस्टम है, हमारा अपना जो है सिस्टम, वो अभी इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है और सब जानते हैं इस बात को। मैं इस पे ज़्यादा और टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ताल्लुक है, उन्होंने दिखाया है, उनकी बेहतर है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बालाकोट में कमज़ोर दिखी थी और अभी तक उसको बहुत अच्छा कर लेना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाई। क्यों? ये इंडियन एयरफोर्स ही बता सकती है, और या मिलिट्री बता सकती है इसका कारण क्या है। तीसरी बात होती है साइबर की। साइबर भी हमने देखा, उन्होंने एक नमूना दिया था, जम्मू कश्मीर के जो जितने भी वो थे कंप्यूटर्स थे वो बंद कर दिए। तो काबिलियत है और चीन उनकी पूरी मदद कर रहा है, आप मान के चलिए। सिंदूर 1 में चीन ने मदद करी, सिंदूर 2 में और मदद करेगा चीन, पूरी पाकिस्तान की। बिकॉज़ चीन आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, चीन आपको समझता ही नहीं है अपने लेवल का। पर चीन ये देखेगा कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अच्छा करेगा जब सिंदूर 2 होगा। इसी कारण से, क्योंकि ये इन डोमेन्स में, मैंने इनको वर्चुअल डोमेन्स बोला है। ये जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर स्पेस, इसमें अगर आप अव्वल नहीं हैं, आप लड़ाई नहीं जीत सकते। क्योंकि उनके पास ये काबिलियत है, पाकिस्तान के पास, चीन ने उनकी मदद कर रही है, करा है और करती रहेगी। तो अब वो जो लड़ाई लड़ेंगे अगली जो होगी फुल स्केल, वो होगी जिसको मैं बोलता हूँ एक अलग अंदाज में, जिसको ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर बोलते हैं। जो एक डिसाइसिव लेवल ऑफ वॉर होता है, वहाँ पर होगी। और हमने देखा भी है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स थी, उन्होंने जो दिखाया, नमूना दिया सिंदूर के अंदर, वो एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन का था। मतलब बीवीआर, आप बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब आप 143 किलोमीटर से आप फायर कर रहे हैं मिसाइल को। आप डॉग फाइट नहीं कर रहे हैं कि आप मतलब एक हवाई जहाज की दूसरे से लड़ाई हो रही है और दोनों पायलट एक दूसरे को देख सकते हैं, नहीं। ये एक अलग लड़ाई है। उसी तरीके से उन्होंने सिंदूर के बाद जो है, उन्होंने अब एक नई रॉकेट फोर्स खड़ी कर ली है पाकिस्तान आर्मी के अंडर, और इस पे मैं काफ़ी वीडियो कर चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि अब वो काबिलियत देख रहे हैं, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल आएंगी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, मान के चलिए 5th जनरेशन J-35 आएंगे। तो ये सब काबिलियत वो ले रहे हैं, अपनी जो उनकी खामियां हैं वो भी उसको भर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो वर्चुअल डोमेन्स में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर है, स्पेस है, इसमें उनकी मदद बहुत है और काफ़ी चाइना और उनकी अपनी क्षमता बहुत है। और दूसरी तरफ अब वो ये मिसाइल्स में भी जा रहे हैं, काइनेटिक फायर के अंदर, जो बहुत तेज़ से और हाइपरसोनिक स्पीड से होंगे। कहने का मतलब मैं ये है कि हमको समझना चाहिए, ये लंबी लड़ाई नहीं है, बट काबिलियत चाहिए है। अगर छोटी लड़ाई भी होगी, ये जैसे मैं कह रहा था 7 से 10 दिन से ज़्यादा की नहीं हो सकती, तो उसके अंदर भी एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहिए, जिससे कि आपको लड़ाई लड़ने के लिए ये घबराहट ना हो कि मेरे पास एम्यूनिशन सिर्फ इतना है, इतना सामान है। आपके पास ये होना चाहिए कि बहुत तेज़ी से आप लड़ाई लड़ें। उसके लिए आपके पास इंडिजिनस कैपेबिलिटी चाहिए।
कहने का मतलब ये है, आर्मी चीफ को सुनने के बाद कोई भी आदमी जो इन बातों को समझता है वो समझ गया होगा कि ये जुमलेबाजी थी। अभी हिंदुस्तान की फ़ौज को तैयारी की ज़रूरत है अगली लड़ाई के लिए। पहले पाकिस्तान ने अंडर वाटर ड्रोन्स बनाए हैं। ऑफ कोर्स वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, टॉर्पीडो और ड्रोन्स की, जो दूसरे जो शिप्स होते हैं, नेवल शिप्स होते हैं या सबमरीन्स होती हैं, ये उनके लिए खतरा बन सकते हैं। एक चीपर वर्जन है, लेकिन खतरा बड़ा हो सकता है। अफगानिस्तान ने वाकन कॉरिडोर को खोलने का, एक्टिवेट करने का फैसला किया है। वाकन कॉरिडोर के द्वारा अफगानिस्तान का चाइना से सीधा कनेक्शन है, विदाउट गोइंग थ्रू द पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। तो वाकन कॉरिडोर एक्टिवेट हो जाएगा तो उसको किसी और देश की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चाइना से डायरेक्ट जो बाई रोड का या बाई रेल का जो भी संपर्क करना होगा। और वैसे भी अफगानिस्तान भी अब BRI प्रोजेक्ट का मेंबर तो बन चुका है, समझौता भी हुआ है। चाइना धीरे धीरे करेंसी प्रिंटिंग प्रेस का एक तरह से बड़ा चीफ बनता चला जा रहा है, और कुछ चमत्कार भी हुए उसके। और बहुत सारे देश अब अपने करेंसी नोट्स चाइना से छपवा रहे हैं, जिसमें उनको कॉस्ट कटिंग भी है उनके अंदर, और लेसर कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी हाई लेवल की है, कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आप सबको स्वागत है, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। चलिए आज पहले चाइना की प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की बात करेंगे, जो दुनिया का एक मेजर सप्लाई चेन बन के उभरा है। मुझे भी इतना यकीन नहीं आया जब मैंने खबर पढ़ी, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि हाँ, करेंसी प्रिंटिंग एक बहुत बड़ा व्यापार है दुनिया का, और हर कंट्री कैपेबल नहीं है कि अपने नोट छाप सके। तो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, और जाने और कितने मुल्क हैं जो चाइना के अंदर उनकी करेंसी को छपवाते हैं। अभी जब न्यूज़ आई थी कि नेपाल ने अपना बहुत बड़ा ऑर्डर दिया चाइना को, और ख़ासतौर से 2015 के बाद बहुत सारे ऑर्डर दिए गए थे, उसका एक मेजर रीज़न बताया गया था कि चाइना के जो 3 मेजर एरियाज़ हैं, लिपुलेख, लिम्पियाधुरन, काला पानी, वो उनके मैप में दिखाए गए, जबकि भारत इनको अपने मैप के अंदर भारत का हिस्सा मानता है। तो फिर भारत उस करेंसी नोट को कैसे प्रिंट कर सकता है जिसके अंदर भारत का हिस्सा नेपाल का हिस्सा बता दिया हो। तो 2015 में एक मेजर शिफ्ट आता है यहाँ से, और नेपाल की करेंसी पूरी की पूरी चाइना के पास चली जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जो चाइना का जो एक, क्या कहते हैं ना, कि एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आया है इस टाइम। पाकिस्तान ने संदूर में जो किया दुनिया ने कभी नहीं देखा। परवीन स्वानी का बड़ा इंकशाफ। अगली बार पाकिस्तान वो असला इस्तेमाल करेगा जिसका हम सोच भी नहीं सकते। संदूर ऑपरेशन का नया राज, पाकिस्तान की ताकत ने सबको हिला कर रख दिया। परवीन स्वानी के एक नए बयान ने भारत में खुलबली मचा दी। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें, और अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेकबान।